रेडी? हाँ जी। आप पहले पानी वानी पी लें। कोई जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में माताजी प्रोफेसर माता दीन जी के जीवन संगिनी फिर से मौजूद है एक बार। और माताजी कमलेश, एक खास मुद्दा चल रहा है भारत में। बीजेपी सरकार सत्ता में बने रहने के लिए लगातार, हालांकि बाबा साहेब ने ख़त्म कर दिया था कि राजा का बेटा फिर से राजा नहीं होगा, लेकिन ये बार बार उसी प्रक्रिया को दोहराने का कोशिश कर रहे हैं जो पार्टियां अब तक आज़ादी के बाद लगातार, जैसे कांग्रेस है या बीजेपी है, लगातार सत्ता में बने रहने का पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास कर रही हैं। अभी ये सत्ता छोड़ने को राज़ी नहीं, लेकिन अन्य देशों में, अन्य कंट्रीज़ में इस तरह का प्रोसीजर नहीं है, जबकि वहाँ ना तो कोई बाबा साहेब थे और ना कोई बाबा साहेब जी का संविधान था। बावजूद इसके तो अपने भारत में ये बुराई लगातार सक्रिय है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अन्य कोई राजा नहीं बन सकता। यहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जो कि बीजेपी का एक ऐसा एजेंडा है जिसके ज़रिए वो लगातार सत्ता में भी बना रहेगा, तानाशाही भी बरकरार रहेगी और दुनिया और लोकल आदमी की नज़रों में, यानी आम इंसान की नज़रों में वो बढ़िया भी बना रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मनुस्मृति का एक मॉडर्न रूप है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है या सामाजिक, माता जी से जानने की कोशिश करेंगे। माता जी कमला दीन, वेरी सॉरी जी, माता जी कमलेश इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे आपको। जी माता जी, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, थोड़ी सी हमारे लोगों के जैसे हालात है उसके अनुसार जानकारी दें प्लीज़। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मैं सिविल कोड के लिए ये कहना चाहती हूँ कि ये संविधान में जो संविधान सभा जब चल रही थी, उसमें बहस चल रही थी, उसमें ये एक मुद्दा उठा था 23 नवंबर 1948 को। जी, उस टाइम देश का बंटवारा हुआ था और मुस्लिम लोग इससे सहमत नहीं थे, जी, क्योंकि वो अपने आप को असहाय, बेबस, मजबूर समझ रहे थे। जी, उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ आगे चल के भेदभाव होगा, जो कि आज उनकी जो शंका है वो सामने आ भी रही है। आप देखेंगे कि
जगह जगह पर आज जो है मस्जिद के ऊपर बातें हो रही हैं, वहाँ से मस्जिद हटा दो। कभी किसी को लव जिहाद के नाम से फंसा दो, जैसा कि उत्तराखंड में हुआ है, पुराला में। वहाँ पे एक लड़की 14 साल की नाबालिग है और उसके साथ खड़े ही थे वो, और इन लोगों ने इतनी मतलब वो कर दी। उसके माता पिता नहीं थे, उसके वो मामा के पास रहती थी। उसमें एक लड़का मुस्लिम था और एक लड़का हिंदू था। एक दुकानदार ने उसके मामा को फ़ोन करा। उसके मामा काफ़ी अच्छे आदमी थे, स्कूल में टीचर थे, कि फ़ोन करा कि आपके बेटी को जो है 2 लड़के जो हैं लेके जा रहे हैं कहीं पे। जब तक बात बनती है वहाँ तक आते हैं मामा, तो शोर हो जाता है कि भाई बजरंग दल के और हिंदू परिषद के लोग आ जाते हैं और वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि ये सब उनका बवंडर था, मुस्लिम बच्चे को फंसाने का काम था। उसको उन्होंने जेल में डाल दिया। इसी तरह से लव जिहाद के और भी कई मामले आ रहे हैं सामने, और लिंचिंग तो आप देख ही रहे हो कि 9 साल से लगातार चली आ रही है। तो ये उस टाइम में बाबा साहब ने जो उनका देखना था संविधान सभा का, कि हम एक जैसा सबको करें, एक समान सबको माने, एक जैसे रूल बनाएं। लेकिन ये सब समान संहिता यूसीसी जो तभी चलता है जब एक धर्म होता है किसी भी देश में, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, या हिंदू धर्म हो, या कोई भी धर्म हो। लेकिन हमारा जो देश है ये सब तरह के, इसमें सब धर्म शामिल हैं। किसी की आस्था कुछ है और किसी की आस्था कुछ है। इसीलिए उस टाइम में जो उसके संविधान सभा के एक मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि थे, नजीरुद्दीन अहमद, तो उन्होंने ये बोला कि धर्म जब हमारा देश लोकतंत्र में आ गया है और पंथ निरपेक्ष देश बन गया है, तो इसमें हमें राज्यों का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इसमें होता क्या है कि अगर समान संहिता में आ जाएंगे तो सबको एक समान समझा जाएगा। लेकिन पंथ निरपेक्ष में हमारा देश में ये था कि कोई भी धर्म अपने धर्म को आज़ादी से मनाने के लिए तैयार रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि जो ये समान संहिता है ये हमारे धर्म में दखल करेगा, इसलिए हम इसको नहीं चाहेंगे। इसी तरह से हुसैन इमाम का कहना था, जो प्रतिनिधि थे वहाँ के, तो उन्होंने ये बोला कि जब तक देश में शिक्षा और आर्थिक उन्नति नहीं होगी, जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा और अच्छे तरह से एक दूसरे की भावना नहीं समझ पाएंगे, तब तक ये समान संहिता लाना, यूसीसी लाना बेकार की बात है। तो उस टाइम सबने नकार दिया था और बाबा साहब ने भी यही बात कही थी। वैसे तो उनका, बाबा साहब का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना जो समान संहिता था वो ये था कि ये लोग बाहर से पढ़ के आए थे दोनों, और ये चाहते थे कि जैसे यूरोपियन कंट्री में एक जैसे नियम है, अलग अलग धर्म का ना होके तो एक जैसे हो जाए। लेकिन जब उन लोगों ने बहस शुरू की तो वो बातें सामने आई, तो बाबा साहब ने ये बोला कि जो हमारे देश में गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, अमीर गरीब की भावनाएं हैं, हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब है कि वहाँ जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, अगर हमने इसको लागू किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा साहब ने भी उस टाइम उस चीज़ को रोक दिया था। इसके बाद क्या है कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि भाई जो संविधान में उन्होंने दिया था, आर्टिकल 46 में उन्होंने कहा था कि जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको शैक्षणिक अधिकार देने चाहिए, उनको रोजगारी में हिस्सा देना चाहिए। मतलब जो मौलिक अधिकार हैं, उन बाबा साहब ने उन अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ने की बात कही थी कि जब तक वो हमारे देश में स्थापित नहीं होंगे तो ऐसे नियम
बनाने उस टाइम के लिए ठीक नहीं है। और ये अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पे छोड़ दिया गया था कि वो उनके विवेक पर है। अगर वो जब वो इस तरह के बातों से सहमत हो जाएंगे तो हम उन चीज़ों को लागू कर सकते हैं, आगे के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। अब सवाल होता है कि क्या हमारा देश इस आज के टाइम में भी 75 साल हो गए हैं, आज के टाइम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है क्या अपनाने के लिए सक्षम है? हमारा देश अब और भी ज़्यादा जातिवाद में और धर्मवाद में इस तरह से फंस चुका है कि वो आगे के लिए भी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि सबसे पहले जो हमारी सरकार है, अब जो पार्लियामेंट लगेगी कि सबसे पहले जो बिल आएगा ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही आएगा। और उसमें पता नहीं है कि हमारे देश में कितना उसका बहिष्कार करा जाएगा और कितना उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। अब क्या है कि हमारे समाज में मुस्लिम का नाम लेके कहा जा रहा है कि मुस्लिम उस चीज़ को नहीं मानते, उसके लिए एग्री नहीं है। मुस्लिम की बात भी सही है कि वो एग्री नहीं है। जिस तरह से मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं तो वो एग्री नहीं होंगे। अब हमारी सरकार क्या करना चाहेगी? वो चाहेगी कि वोटिंग करी जाए। वोटिंग में क्या होगा कि मुस्लिम पक्ष कम होगा और जो हिंदू पक्ष है वो वो सपोर्ट में आई जाएंगे, तो वो बिल पास कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे सामने जो मुद्दा है वो ये है कि क्या बहुजन समाज के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है? इससे क्या होगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, लागू हो गया, तो इसका मतलब है कि जो बाबा साहब ने हमारे स्पेशल अधिकार दिए हैं, चाहे वो रिजर्वेशन है, चाहे वो SC/ST एक्ट का जो जिसके लिए 18 अप्रैल को 2 अप्रैल को हमारे यहाँ पे इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया था, वो सब खत्म हो जाएंगे। जो भी हमारे अधिकार हैं आदिवासियों की, आपकी जो बाबा साहब ने जल जंगल ज़मीन का जो उनको विशेष अधिकार दिया था, वो सब खत्म हो जाएंगे। आज भी आदिवासियों की ज़मीन को लेने के लिए इतनी जद्दोजहद चल रही है क्योंकि बाबा साहब के बनाए हुए उस अधिनियम के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। आज भी उनकी ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता है, कोई बेच नहीं सकता है। अगर कोई ज़मीन ले भी रहा है तो ये 3 से 5 फुट के नीचे उसे खोद नहीं सकते हैं। ये हमारे संविधान फाउंडेशन, हाँ, उसमें इतनी वो लगाई हुई है कंडीशन बाबा साहब के संविधान में कि आदिवासियों की ज़मीन कोई 3 से 5 फुट से ज़्यादा नीचे नहीं खोद सकता। उसकी जो संपदा है वो निकाल के आप बेच नहीं सकते। लेकिन हमारी सरकारें सब उसको इग्नोर करके वो सब काम कर रहे हैं और उसका मकसद ही ये है सिविल कोड लाने का कि आदिवासियों की ज़मीन से जो आज संपदा आज भी नीचे दबी हुई है वो सब उनके हाथ में आ जाएगी और हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो भिखारी की तरह से ठेके पे काम करने को, मजदूरी करने को मजबूर होंगे। जो हमारे बहुजन समाज के SC लोग हैं उनके भी सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जो पिछड़ा वर्ग है उसके भी सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। तो हमें तो यह चाहिए कि जैसे आपके शाहीन बाग का प्रदर्शन हुआ है और किसानों का प्रदर्शन हुआ है, अगर हम इस तरह से इसकी लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो हमारे बहुजन उसी तरह से गुलाम हो जाएंगे जैसे कि पहले थे। दूसरी बात यह है कि हमारी जो सरकारें हैं वो ये कहना चाहती हैं, चाहे कोई भी सरकार आ रही है, और ये सरकार तो इस तरह से उतारू हो रही है कि सिविल कोड लाना ज़रूरी है क्योंकि इन्हें सारी संपदा पे अपना अधिकार जमाना है। और SC/ST की ज़मीन पे भी आपने देखा होगा जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने SC की ज़मीन को कह दिया है कि अब पहले क्या था कि SC की ज़मीन SC खरीदता था, चाहे वो खेती की हो चाहे और कोई प्रॉपर्टी हो, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि अब कोई भी खरीद सकता है। इसका मतलब है उस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं। जो संविधान में बातें बताई गई हैं उनका ये उल्लंघन कर रहे हैं। आज ही मुझे लगा है कि आपको पता होगा कि
संविधान नए संविधान जो संसद नई बनी है, संसद जी। जो नई संसद बनी थी उसमें द्रौपदी मुर्मू को ही नहीं बुलाया गया था। उसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, जो राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं, दोनों को ही नहीं बुलाया गया था। उसका कारण क्या है? इनमें कुछ अब मोदी जी में और उपराष्ट्रपति जी में कुछ अनबन चल रही है। अगर आपने उस दिन देखा होगा, जो हमारी राष्ट्रपति का भाषण था वो राष्ट्रपति से ना करवा के उन्होंने उपसभापति हरिवंश जी से करवाया। उसका कारण क्या था? सुनने में ये आ रहा है कि उपराष्ट्रपति जी ने ये कहा था कि जब राहुल की सदस्यता ये ख़त्म कर रहे थे एकदम, तो उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी कि उनकी सदस्यता नहीं ख़त्म करनी चाहिए, ये कानून के हिसाब से गलत है। यहाँ से पूरी जनता पार्टी बीजेपी जो है वो धनखड़ के उस हिसाब से खिलाफ है। वही धनखड़ हैं जो ममता बनर्जी को बंगाल में नाक चबा रहे थे। हर जगह धनखड़ जी को आगे करके ये हथियार चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उन्होंने बोला था किरण रिजिजू के साथ कि सुप्रीम कोर्ट में कोलिजन नहीं होना चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए, उनको कहनी चाहिए। तो ये जो बातें हो रही थी, अगर धनखड़ जी ने एक सिर्फ ये बोला था कि राहुल जी की सदस्यता ख़त्म नहीं होनी चाहिए, तो उसको इतना वो हो गया है कि आप समझ सकते हैं कि उनको वहाँ पर नई संसद में नहीं बुलाया गया। अभी महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले एमएलए की ट्रेनिंग चल रही थी, जो विधायक हैं उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। उसमें अगर आप देखोगे तो प्रधानमंत्री का सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके नीचे मोदी जी हैं और उससे नीचे उपराष्ट्रपति आने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे हरिवंश जी हैं। दूसरी साइड में पहले हमारे राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद जी और उसके बाद मुर्मू जी हैं। वहाँ पे और बाकी और लोग हैं, लेकिन धनखड़ जी नहीं हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब एक बैकवर्ड ओबीसी नेता को उपराष्ट्रपति होते हुए भी उनको कैसे इग्नोर किया जा रहा है। जैसे कि सत्यपाल मलिक जी को इग्नोर किया है, ऐसे ही इन्होंने अब धनखड़ जी को इग्नोर करना शुरू कर दिया। आप आगे का सवाल ये है कि यूसीसी अगर लागू होता है तो उसमें ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, मुस्लिम हो, कोई भी होगा, वो सब ऐसा हो जाएगा कि हम एक तरह से गुलाम हैं और वो हमारे ऊपर शासक है। तो ये नियम जो है बहुत ही अगर ये बिल पास होता है तो हमारे देश के लिए बहुत ही घातक होगा। और मैं तो ये कहूँगी कि ये संविधान को ख़त्म करने की आखिरी कील भी होगी। इससे क्या होगा कि सारे संविधान के जो गरीब लोगों के लिए जो आज रोटी खा रहे हैं वो सब रोजगार पे असर पड़ेगा। जो उनके अधिकार हैं, जो मूल्य हैं, उनके मौलिक अधिकार हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत है। जी साथियों, ये तमाम मुद्दों पर जो खास तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर माताजी ने जानकारी दी है, ये तो बेसिक जानकारी थी। अब हम डिस्कशन करेंगे जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर इसी मुद्दे पर कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस समय वर्तमान में लागू करना या क्यों ये 70-75 साल से लगातार ये जिद चली आ रही है, बीजेपी का एजेंडा रहा है या आरएसएस का एजेंडा रहा है। तो आगामी कड़ी में हम देख रहे हैं कि डिस्कशन है इसी मुद्दे पर। मैं बात कर सकता हूँ डिस्कशन। ये आपने एक सीधे से सारी जानकारी दी। अब हमें मतलब जो है इसी पर थोड़ी सी मेरे पास जो नॉलेज है, जो देश की स्थिति है, जो सोशल मीडिया में और सारी जगह चल रहा है, जिसकी वजह से हम दीनहीन हुए हैं अच्छी स्थिति में होते हुए भी, तो इस पर मैं थोड़ी सी आपसे बात करूँ। और थोड़ा सा प्लीज़ ऊँचा बोलिएगा क्योंकि वो कैश तो कर रहा है लेकिन थोड़ा दूर पड़ रहा है। क्या क्वेश्चन होगा? मैं अभी कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ।
जी माता जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कि अभी आपने अपनी विस्तार पूर्वक जानकारी में बताया कि ये अगर लागू होता है तो बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है, खास तौर से इसमें एससी एसटी को बहुत हानि होने वाली है। देखिए कि एक कुछ साल पहले, सदियों पहले मुगल थे भारत में मुगल थे 15वीं और 16वीं शताब्दी में। हाँ जी। उस दौरान इन्होंने, राजपूतों ने जो सत्ता में थे, राजवंशियों ने, मेरी नज़रों में तो ये आर्यंस हैं और इतिहास भी इस बात की गवाही देता है कि ये आर्यंस है, विदेशी आर्य हैं और ये किसी तरीके से भारत की हुकूमत को कब्जा बैठे पिछले कुछ हज़ार सालों में। लेकिन इन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगलों के आगे घुटने टेक दिए थे और अपनी रानियां इन्होंने उनको सौंप दी, अपनी बेटियां, अपनी उससे उनके रिश्ते कराए। ये मैं इनका उसका थोड़ा सा डिटेल मिली है जिसकी वीडियो आज मैंने मेंशन भी करी है, एडिटिंग में अभी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी अपडेट करूँगा विस्तार से। लेकिन अभी जो मुद्दा पे हम बात कर रहे हैं कि यूसीसी की, तो इसमें ये आया गठबंधन, मुगलों का और राजपूतों का गठबंधन, ये एक हेडलाइन है उसमें, जो कि मैंने नहीं क्रिएट करी, ऑलरेडी विकिपीडिया पे मौजूद है। तो इनका तो यानी अगर हम बात मानते हैं, आपने मुसलमानों की बात करी कि उनका भी मतलब अगर वो एग्री हो जाएंगे तो एससी एसटी तो फिर भी नुकसान में रहेंगे। ये देखा जाए तो एससी एसटी के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है जी। मुसलमान तो पहले भी जी रहे थे। हाँ जी। जब ये कानून नहीं था तब भी जी रहे थे। वो उनके खाने पीने के, उनका जो रोजगार है, उनके अपने अलग रोजगार। यस। हमारे रोजगार इन पर निर्भर है। 30-40 साल से लगभग मैं अपनी उम्र में, मतलब पिछले 3 दशकों का मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि मैं पिछले 3 दशकों में रोजगार के लिए सदा प्रयासरत रहा हूँ। तो मैंने इस दौरान कई तरह के काम किए, इसमें मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब कुछ, मार्केटिंग से लेकर सब कुछ, एवरीथिंग। लेकिन ड्यू टू कास्ट सारा डाउन में गया, अब भी यानी नुकसान में गया। अब भी इधर क्या है कि इधर मैंने बात करी जब मुस्लिम समुदाय को जाना, तो उन्होंने बताया कि हर जगह हम हैं मार्केटिंग में। हाँ। लेकिन बेशक हम निचले स्तर पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हैं। फिर मैंने एक सच्चाई को जाना कि आर्यंस हैं, राजपूत बनिया ब्राह्मण, इनकी तो दुकानें चल रही हैं, इनके तो व्यापार चल रहे हैं। लेकिन यूसीसी अगर लागू हो जाता है तो हमारे लोगों के जो एससी एसटी समुदाय है, जिसका मेहनताना भी उसे नहीं दिया जाता, इस ये वर्तमान इस समय गवाह है, बहुत जगह मेहनताना मारा गया, जहाँ पे रिपोर्टिंग भी हुई है, हत्याएं भी हुई है मेहनताना मांगने पर, खुद आंखों से भी देखा है। तो उसकी भी डिटेल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कई केसेस हैं जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई, एफआईआर दर्ज हुई है। आगे मैं बात करूंगा, यदि यूसीसी लागू हो जाता है एससी एसटी के लिए तो हर तरीके से नुकसानदायक हो जाएगा, यानी मनुस्मृति दोबारा से आ गई। मनुस्मृति नए शब्द ये अगर इन्होंने लागू कर दिया तो कुछ दिनों तो हम लोगों को ऐसा दिखाएंगे कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। यस। लेकिन धीरे धीरे वो ऐसा खत्म करेंगे कि बहुजन समाज कहीं भी नहीं रहेगा। एससी एसटी के सारे अधिकार, एससी एसटी ओबीसी OBC और ये हमारे आदिवासी, ये सभी एससी एसटी उसी में आ गया, एसटी में आ गए। अच्छा। तो इनके सभी अधिकार सब छिन जाएंगे। इनकी ज़मीनें जो हैं, जो खेती की भी ज़मीन है, चाहे वो एससी की हैं, चाहे वो एसटी की हैं, चाहे ओबीसी की हैं, उन पर ये सब कब्जा कर लेंगे। आपने देखा होगा कि मंदिरों में ये खुद मंदिर बना रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। रविदास मंदिर था दिल्ली में, वो सुप्रीम कोर्ट के कहने से उन्होंने सब करवा दिया, 400 गज में बना दिया। कहाँ 13 बीघा ज़मीन थी और कहाँ 400 गज में वो कर दिया। जितने लड़ाई झगड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया जी। अब ये गाजियाबाद, नोएडा में जो है सिद्धार्थ बुद्ध विहार को गिराने के उसमें है जी। अगर इनमें समान संहिता, यूसीसी, सिविल कोड यूनिफॉर्म अगर लागू करना था, तो ये अभी से जब बातें उठ रही, तो हम इनके ऊपर कैसे यकीन कर सकते हैं कि हमारे लिए ये आगे बराबर हमारे अधिकार दे देंगे। आज ही की इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की कड़ी में अभी माताजी ने थोड़ी सी जानकारी दी थी कि जो इन्होंने उल्लंघन किया संविधान का, तो ये तो आगे भी करेंगे। यूसीसी लागू हो गया तो उसके बाद तो संविधान को तो फिर तो रास्ते खुल गए इनके जी। फिर तो ये कह ही देंगे कि आपका कहाँ है संविधान, कहाँ है। जी। एडवोकेट महमूद प्राचा,
संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी स्तर पर। हाँ। और हमारे बहुत सारे बहुजन क्रांतिकारी, जिसमें हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हैं, तो वे हमें सदियों से सपोर्ट करते आए हैं बार बार, क्योंकि हमारे समाज पे ज़्यादा जुल्म होता है। तो मुगलों ने भी हमें काफ़ी बार सपोर्ट किया है, तो इन्होंने जो कुरीतियों पर प्रहार करते हुए हमें सहायता प्रदान की है, तो अभी भी वो हमारा वर्तमान समय में भी साथ दे रहे हैं कई जगह पर, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एडवोकेट महमूद प्राचा साहब हैं। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के जज है, सॉरी वकील हैं, वकील है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें बहुजन क्रांतिकारी भी उनके साथ सम्मिलित हैं। संविधान बचाओ की लड़ाई का कोई मतलब, कोई उद्देश्य, यानी संविधान खतरे में है, नई संसद का ये मतलब तो नहीं है कि कहीं नया संविधान यानी यूसीसी उसी के अंडर करेंगे ये सब। संविधान नई संसद में ही अब ये नया संविधान लागू हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया और नया संविधान लागू हो गया जी। तो ये उसी चक्कर में है कि उसको किसी भी तरह से पास कराएं। तो ये तो कुल मिलाकर के तानाशाही है, संविधान का उल्लंघन, और संविधान का उल्लंघन जो है वो आपका संविधान ही नहीं रहेगा। सिविल कोड लग गया, आपका संविधान ही खत्म हो गया, तो आप संविधान का नाम भी नहीं लोगे। जी वही तो ये अपनी स्ट्रीम मीडिया पे बड़े ढंग से, कि जैसे कोई बहुत ही अच्छी चीज का प्रोसेस उस तरह से हो रहा है, आप समझ सकते हो। जैसे कि कहते हैं ना कि अमृत निकला था समुद्र मंथन करके। यस, आजादी का 75वां। तो अब ये जो कह रहे हैं अमृतकाल, आपका वो अमृतकाल, ये अमृतकाल है कि उस टाइम अमृत निकला था तो इन्होंने देवताओं को परोसा था, और जो दूसरे लोग थे आदिवासी समझ लो, उनको राक्षस बोलते हैं ये, तो वही काम अभी होगा अमृतकाल में। ये जो अमृतकाल हो रहा है, ये अमृतकाल ये होगा कि सिविल कोड लगाया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और जो सारे अधिकार हैं वो आपके मनुस्मृति के हिसाब से लागू हो जाएंगे, और जो उनको नुकसान होगा वो सारे राक्षस हमारे बहुजन समाज के लोग होंगे। जी, ये SC ST लोगों को ही राक्षस कहा गया है मनुस्मृति के अंदर। हाँ जी। और हमारी कुंडलियों में भी लिखा रहता है, इनके अनुसार जो हमारी कुंडलियाँ बनती है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि अगर संविधान खत्म हो गया, नई संसद में इनका नया संविधान लागू हो गया, और हमारा संविधान तो गया, हमारी आवाज़ भी बंद हो जाएगी, हमारा मेहनताना तो आज भी नहीं मिलता, तो तब तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज बच्चों को देख लेते हो कि आप इंदर मेघवाल को घड़े से लेके पानी पी लिया तो वही होगा। अभी पिछले दिनों में एक और मेघवाल की हत्या हुई है, युवा की। हाँ, वो मेघवाल की हत्या हुई है। एक यूपी में कोई शुक्ला जी थे, क्या थे वो, कोई टीचर वहाँ से टीचर के मटकी में से पानी ले रहा था या जग में से पानी ले रहा था, दोहराया गया है, तो उसने उसको इतना लताड़ा है उस टीचर को कि तूने मेरे उसको पानी को कैसे हाथ लगाया। अभी जब ये हाल है तो ये हमें घुसने कहाँ देंगे, आगे कहीं भी घुसने नहीं देंगे। जी, शिक्षा लगभग इन्होंने पूरे देश से कमजोर कर दी है, हो चुकी है एक तरह से, इन्होंने उस हिसाब से खत्म कर दी है। गरीब हमारे SC ST OBC के लिए एक तरह से वो खत्म हो गई है। हम कितना भी शोर मचा लें कि हाँ हमारे पास शिक्षा है, लेकिन वो ऐसी बना दी गई है कि पढ़ लिख के भी हम किसी काबिल रहेंगे ही नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊँगा, किसी अगली कड़ी में बताऊँगा एजुकेशन लेवल पे क्या किया इन्होंने, जब हमने बच्चों को महंगी एजुकेशन पूरी कराने की कोशिश की, वहाँ पर किस तरह से हमला किया। तो अभी हम UCC के मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हमारे हक, अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन संविधान के रहते ही किया जा रहा है। यदि UCC लागू हो गया, कि जो कि BJP इस वक्त पावर में है, सत्ता में, अगर UCC लागू हो गया तो हमारा तो सारा खेल खत्म है हर तरीके से। इस पे हमारे बहुजन समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? हमारे बहुजन समाज की अब जिम्मेदारी ये है, जैसे कि किसानों ने लड़ा अपने अधिकार लेने के लिए, जैसे कि मुस्लिम औरतों ने अपने अधिकार लेने के लिए शाहीन बाग को लड़ा है, वैसे ही हमें भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि शाहीन बाग, अगर आसाम का शाहीन बाग वो देखोगे NRC, तो वहाँ पे 4 लाख मुस्लिमों की जो वो दिखाई गई थी कि वो उनके सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन 14 लाख जो लोग थे वो SC ST लोग थे। तो सबसे बड़ी मार जो हो रही थी आसाम में, वो 19 लाख लोगों की जो बात हो रही थी, 14 लाख उसमें SC ST थे। तो आप समझ सकते हो, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा और NRC भी उसी टाइम लग जाएगी। आप ये मत सोचना कि NRC कहीं ख़त्म हो गया या CAA ख़त्म हो गया। ये जब तक चुप बैठे हैं, जब तक इनके हाथ में
यूनिफॉर्म यूसीसी सिविल की कोड पावर नहीं है। जैसा हम्म पावर नहीं मिल जाती। हम्म। जिस दिन इनको वो पावर मिल जाएगी तो एनआरसी भी लगेगी और सीएए भी आएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ये बहुत स्लो मोशन में उसको लेके आएंगे, उसके बाद तेजी से पूरे उसमें हाँ, लागू ये कर देंगे। दिखाने के लिए शुरू में ऐसा करेंगे कि ये मुस्लिम सबसे समाज के ठीक ठाक लिए है, है। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे हमारे सारे के सारे अधिकार जो बहुजनों के एससी एसटी ओबीसी के हैं वो धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे और ये उस जगह पे लाके छोड़ेंगे कि फिर बहुजन समाज कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आज समय रहते हुए हमें संविधान की पावर है उसका फायदा उठाना चाहिए। संविधान की पावर है, हम हमारे पास अभी पावर है। हम लोगों को एक साथ जुट हो के साथ खड़े होना चाहिए, मुस्लिमों के साथ खड़ा होना चाहिए। और लड़ने मरने से क्या झड़ना। अरे जी, मुस्लिम बिना मार क्रिश्चियन काट के। मार काट के, बिना मार काट के तो होना ही चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा किसानों ने किसी को मारा तो नहीं है, उनके 700 आदमी मरे हैं, हम्म उनके 700 आदमी मरे हैं तो लेकिन दिल्ली तो वापस करवाने की कोशिश की है ना इन्होंने। हम्म, मोदी ने माफ़ी मांगी है ना। जी तो यही शाहीन बाग का था। 104 105 दिन उन्होंने लड़ाई लड़ी है, औरतों ने अलग अलग पूरे देश में जी। लड़ाई लड़ी है। लेकिन शाहीन बाग अब ख़त्म हो गया, एनआरसी सीए ख़त्म, मतलब रुक गया उस टाइम। तो जी हमें भी जी यही बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल। लड़नी है। तो एससी एसटी को यहाँ से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए शाहीन बाग के मुद्दे से, यानी जो उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा करी और मोदी को घुटने टेकने पड़े। हाँ जी। क्या हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास तो कानून की बहुत अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि आप मतलब जब प्रोफेसर माता दीन जी की जीवन संगिनी रही हैं, तो कानून की जानकारी मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक खराब राजा ईवीएम के द्वारा चुना गया, क्या उसे हटाया नहीं जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता इस्तीफा के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो? नहीं, उसमें विपक्ष की एकजुटता होनी चाहिए। और जो हमारा समाज है, आज हमारे सामने जो मुश्किल हो रही है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो रही है कि गरीब लोग जो हैं वो 5-5 किलो अनाज पे बिक रहे हैं। बहुत अगर बड़ी मजबूरी है। वो देखो, उनकी अपनी मजबूरी है। जब इंसान कब तक भूखा रहेगा। वो 5 किलो अनाज दे रहा है, वो सब लोग ये सोचते हैं कि हाँ ये बहुत दयालु है, ये 5 किलो हम्म अनाज दे रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारे हक अधिकार सब वो छीन ले रहा है, कुछ दिनों में आपको भिखारी बना रहा है। तो अब ये है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे ही लोग गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नवयुवक हैं, आप ये समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है, बहुजनों की है। अगर सारे बहुजन इकट्ठा हो के, जो लिखे पढ़े लोग हैं, जवान हैं, वो अगर उसमें सामने आए प्रदर्शन में, प्रदर्शन करो, बिना लड़ाई के करो और दूसरे से चौकन्ने रहो। कोई कि तुम्हारे उसमें कोई आरएसएस का ना घुसे, बीजेपी का ना घुसे, क्योंकि वो तुम्हारे हर तरह से फेल करने को तैयार रहेंगे। तो उनके लिए भी आपको तैयार रहना। नहीं, ऑलरेडी भीम आर्मी के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें भी वो लोग घुस जाते हैं, घुस जाते हैं। आरएसएस वाले, हाँ बीजेपी वाले, और दूसरे फॉर्म में भी, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों में भी वही लोग हैं, और हाँ, पैरामिलिट्री फोर्स में भी वही लोग हैं। वही लोग हैं। हाँ फिर इसके अलावा साधारण वेशभूषा में वो हमारी भीड़ में घुस जाते हैं। हाँ। अंबेडकर भवन में भी मैंने कई बार पकड़ा है उन लोगों को, वो नहीं, वो होते कर रहे हैं, कर हैं। रहे जी, हैं, वो घुसपैठ करते हैं। यस। ये जब चंद्रशेखर यहाँ उसमें गया था, जंतर मंतर। रविदास मंदिर के हाँ लिए, जी हाँ जी। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो वो कोई और आदमी नहीं थे, वो पुलिस के वही आदमी थे जिन्होंने हाँ जानबूझ के पकड़ा था। जी और जो भीम आर्मी के कपड़े नीला पट्टा डाल के हम्म, उनके बीच में घुसे गए। जी, पत्थरबाजी भी उन्होंने पत्थरबाजी करी। उन्होंने ही की थी, इन लोगों ने नहीं की उस थी। आंदोलन में भी गोलियां चली थी, हाँ और फिर उसको बहका दिया गया था। वो वीडियो मेरे पास आ गई थी, लेकिन मुझे ये कह के मना कर दिया कि इस वीडियो को लगाना मत। वो पहले भी बहुत इत्मीनान से पुलिस ने लाइन में खड़े होकर कुछ लोगों को गोलियां मारी थी, भीड़ पे गोलियां बरसाई हाँ थी, माली बैरिकेड लगा के, बैरिकेड से घेर कर। हाँ, ये काम किया था इन लोगों ने। जी। तो फिलहाल हम ये उम्मीद करते हैं हमारे लोगों से कि वे इस पर ध्यान दें और यूसीसी को लागू ना होने दें। यूसीसी अगर लागू होता है तो एससी एसटी का भला तो है नहीं। नहीं, एससी एसटी तो एकदम नीचे जाएगा, वो तो एकदम गुलाम हो जाएगा। जो जी। आज लोग सर्विस में भी हैं उनकी भी सर्विसेज जाएंगी, हम्म, उनमें रिपोर्ट खराब होंगी। जो पढ़ने वाले बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं
उन बच्चों को भी कहीं नहीं आने दिया जाएगा। या फिर हमें एक, हर तरह से वो दुखी तो करेंगे। हम हमारे लोगों के लिए एक रास्ता क्या निकालें? क्या हम अपनी अलग कंट्री बनाएं? मैं तो स्पष्ट कहूंगा कोई और रास्ता ही नहीं है, ये जीने ही नहीं दे रहे हमें और हमारे लोगों को। तादाद हमारी ज्यादा है, काम सारे हमारे लोग करते हैं। अब एकजुट तो हो ये, तभी तो आप अलग कंट्री बनाओगे। नहीं, ये विकल्प भी आ रहा है हमारे लोगों में, जो क्रांतिकारी लोग हैं वो लगे हुए हैं और ये बात निकल कर सामने आ रही है। आप जब कंट्री बनाओगे तो हमारे ही लोग मरेंगे। पाकिस्तान बना था तो कौन मरे? गरीब जी लोग ही मरे। जी। कितनी मारकाट हुई, आप समझ सकते हो। आपने ये देखा है कभी कि जो इनके पास हथियार क्यों आ रहे हैं? ओ बजरंग दल के पास, अच्छा। आरएसएस के पास तो कहाँ ये से आ रहे हैं? जो इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उस हिसाब से सरकार के हिसाब से ना करके अब इन्होंने प्राइवेट हाथों में तो दी है। हमारे पास तो अब एक, जगह जगह इनके हथियार चल रहे हैं। मान लिया आपकी इस बात को हम समझ गए और अब हम आगे आ रहे हैं कि हमारे लोग भी समझ गए इस बात को, लेकिन हमारे पास क्या कानून का या संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे मुकदमा दायर तो करने का रास्ता बचता है? मुकदमा करने का रास्ता बचता है, बिल्कुल बचता है। कि हम इन लोगों पे मुकदमा दायर करें? हाँ, मुकदमे तो होंगे ही होंगे, मुकदमा तो करना ही पड़ेगा। चाहे फिर वो मुकदमा यूएनओ में चले, जो राजा रत्न अम्बेडकर जी देखो, ने पीछे कोशिश की थी एंटी ईवीएम। हाँ वो देखो, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिलवाए, जी जो पूना पैक्ट आगे चल के बना, जी। अगर बाबा साहब यहाँ हिंदुस्तान में करके रहते तो ये क्या कभी पास होने देते उन्हें? बिल्कुल। अगर बाबा साहब लंदन जाके उस चीज़ को नहीं उठाते कि हमारे लोगों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। 400 पेज की रिपोर्ट है बाबा साहब की, जो यहाँ से वो बना के लेके गए थे, क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी को ये नहीं पता था कि मेरे अलावा भी कोई शेड्यूल्ड कास्ट का, अछूत का कोई और लीडर है। यस। उनको नहीं पता था। अगर उनको पता होता तो बाबा साहब को या तो जाने नहीं देते और रास्ते रोक देते पूरे। तो बाबा साहब जो गए थे वो पूरी तैयारी से गए थे। उन्होंने पहले वहाँ पे रिपोर्ट भेजी है वहाँ, फिर उन्होंने उस जो वहाँ की महारानी थी उन्होंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। तब उन्होंने ये ऑर्डर किया था कि गोल मेज का अधिवेशन शुरू किया जाए, और तब उस टाइम महात्मा गांधी नहीं गए थे, इसीलिए वहाँ पे बाबा साहब ने पूरी अपनी बात रखी, जो बहस की उन्होंने, जो वहाँ के कानून मंत्री थे, जो यहाँ से लोग गए थे, जो वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे दूसरे कंट्री के भी, तो वो सबके सामने पूरी बात रखी, तो वो कन्विंस हो गए थे सब लोग। जब अगली बार महात्मा गांधी गए थे तब उसके बाद जो है उन्होंने देखते ही रह गए कि बाद में पता चला कि वहाँ कोई अम्बेडकर भी चले गए। जी। तो इसकी वजह से उन्होंने कहा कि काफ़ी शोर मचाया कि नहीं, मैं हूँ अछूतों का लीडर। फिर बाबा साहब ने यही कहा कि भाई अछूतों के लीडर हो तो आप अछूतों के लिए क्या कर रहे हो, वहाँ पर क्या करा है, हिंदुस्तान में आपने क्या काम किया, किसी की जान बचाई है, किसी के अधिकार दिलाया या और कुछ काम किया है, तो आप बताइएगा क्या करा। जब महात्मा गांधी के पास कोई वो नहीं था जवाब। जी जी बिल्कुल। तो बाबा साहेब ने बहुत ही अच्छा किया था। और दूसरी बात कि अगर इन लोगों को आज भी, ये इनका प्रोसेस तो वही है, सदियों पहले भी वही था और कुछ बाबा साहेब के टाइम में भी वही था, कुछ नहीं पूरा है, और आज भी वही है, आपने भी बताया। और आज भी अगर इनको किसी चीज़ की जानकारी मिल जाती है कि हम फला जगह जा रहे हैं और फला काम के